दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल कि कौन कौन सा फैक्टर होगा जो कि हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को अफेक्ट करेगा या प्रभावित करेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, आपको ऑलरेडी मैंने पहले ही बता चुका है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है आपके 4 प्रकार के होते हैं। आप उसको याद अगर है आपको तो आप कह सकते हैं, पहला होता है रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा होता है पीरियोडिकल मेंटेनेंस, तीसरा होता है आपका मेंटेनेंस ऑन फॉल्ट और चौथा होता है आपका क्या, ओवरहॉल। तो ये चारों हो गया आपका क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइप हो गया। अब इसमें मेनली जो हमारा क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस होता है और पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। तो कहा जाता है कि इसमें से हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल होगा वह किस प्रकार से प्रभावित होगा, कौन कौन सा फैक्टर होगा जो कि हमारे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को प्रभावित करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें से सबसे पहला फैक्टर है आपका पोजीशन ऑफ अ मशीन इन द प्लांट। अब बताइए कि कोई भी मशीन होगा, मान लीजिए कि ये कोई आपका फैक्ट्री आउटलेट है या कोई प्लांट है आपका। अब ये प्लांट है, अब प्लांट इन द सेंस समझ लीजिएगा कि ये हमारा 4 दीवारी है या दीवार बना हुआ, ठीक है। अब कोई भी मशीन को आप बिल्कुल दीवार के करीब में सटा के रख दीजिए, या पोजीशन उसका जो प्लेस है उसका, या जो स्पेस कह सकते हैं कि स्पेस मशीन और दीवार के बीच में बिल्कुल ही नैरो कर दीजिए, काफ़ी कम कर दीजिए। तो अब बताइए कि इस मशीन में अगर हमको कोई भी इंस्पेक्शन कार्य करना होगा या मेंटेनेंस कार्य करना होगा, तो बताइए कार्य जो भी हमारा मेंटेनेंस कार्य हो या फिर इंस्पेक्शन वर्क हो, क्या सही तरीके से हो पाएगा क्या? जो भी हमारा एक्सपर्ट होगा या फिर जो टेक्नीशियन होगा या जो भी इंजीनियर होगा, उसको मेंटेनेंस करने में परेशानी आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमारा क्या होगा, कम होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप मशीन लगा दीजिए, आप यहाँ पे मशीन को आप प्लेस कर दिए, दीवार से बिल्कुल ही सटा के बहुत ही करीब पोजीशन कर दीजिए आप, तो हमारा कैसे कोई भी एक्सपर्ट कैसे आएगा और कैसे इस मशीन को इंस्पेक्ट करेगा, मतलब कैसे उस मशीन को चेक करेगा, कैसे किसी तरह का कोई जो मेंटेनेंस वर्क है उसको करेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा काम, अगर मान लीजिए जिसको महीने भर में करना होगा, सोचेगा अरे यार यहाँ दिक्कत होता है तो इसको छोड़ दो, फिर वह महीने वर्क की जगह पे वो 3 महीने में करेगा। बताइए हमारा जो मेंटेनेंस शेड्यूल था, जो मेंटेनेंस का शेड्यूल था, करना था हमें 1 महीने में, अब वही मेंटेनेंस आप छोड़ के बस इसलिए कि यहाँ पे परेशानी हो रहा था आप उसको छोड़ के कर दिए कितने, 3 महीने बाद जाके करेंगे। तो बताइए हमारा शेड्यूल जो था मेंटेनेंस का वो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, तो समझिए इसको। द वेरियस मशीन आर पोजिशनड इन द फैक्ट्री एज पर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड प्लेस। बहुत सारा मशीन जो होता है फैक्ट्री आउटलेट में रखा हुआ रहता है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। जो भी ऑपरेशन का सीक्वेंस रहता है उस ऑपरेशन के सीक्वेंस में मशीन को क्या किया जाता है, पोजीशन किया जाता है, या प्लेस जो भी उसका प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे वह क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। इन सर्टेन केस ऑफ अ मशीन, किसी निश्चित केस में कहा जाता है कि इट इज सो पोजिशन ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ स्पेस द एक्सपर्ट्स फाइंड डिफिकल्टीज इन कैरिंग आउट इंस्पेक्शन। समझिएगा इसको यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी भी निश्चित मशीन के केस में ऐसा होता है कि यह मशीन जो होता है इसको प्लेस किया हुआ रहता है, उस मशीन को जहाँ पे प्लेस करते हैं उस स्पेस में होता है कि मतलब काफ़ी कमी होता है, स्पेस का काफ़ी कमी होता है। अब जब स्पेस का कमी होता है तो वहाँ पे एक्सपर्ट जो होगा हमारा या टेक्नीशियन जो होगा उसको क्या होता है, इंस्पेक्शन वर्क करने में डिफ़िकल्टी होती है, या मेंटेनेंस वर्क करने में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह जो है हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल को इफेक्ट करता है। ये मैंने आपको बताया कि जो मेंटेनेंस होना चाहिए था 1 मंथ में, वह मेंटेनेंस हो रहा है कितने दिन में, 3 मंथ में हो रहा है। बताइए जो शेड्यूल था वह शेड्यूल तो पूरा हो नहीं पाया। अब वही मशीन है, मान लीजिए उसमें रोटेटिंग है, उसमें लुब्रिकेंट डालना है। अब चूँकि स्पेस नहीं है वहाँ पे, कोई भी जो एक्सपर्ट है या फिर जो टेक्नीशियन है वहाँ तक उसको पहुँचने में परेशानी हो रही है, तो वो लुब्रिकेंट भी जो होगा क्या होगा, छोड़ देगा, नहीं डालेगा। अब देखिए अगर इफेक्ट हुआ हमारा मान लीजिए मेंटेनेंस शेड्यूल, तो आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे, और जैसे आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो हमारा फॉल्ट होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री। समझिएगा, कहा जाता है कि वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री में देखिए क्या कहते हैं हम लोग कि कोई भी इंडस्ट्री है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो वह क्या चाहता है कि उसको अधिक से अधिक फ़ायदा हो,
कोई भी हो, किसी तरह का कोई इंडस्ट्री होगा, अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वह क्या चाहेगा, अधिक से अधिक उसको बेनिफिट मिले। अब इंडस्ट्री को अधिक से अधिक बेनिफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा इक्विपमेंट है उसको वो पूरे रनिंग कंडीशन में रखेगा, ठीक है। और कम समय में वह क्या चाहता है कि पूरा का पूरा जो भी ऑर्डर है उसको पूरा कर लिया जाए। तो जब कम समय में पूरे ऑर्डर को पूरा किया जाए तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लांट को आपको अधिक से अधिक समय के लिए ऑपरेशन में रखना पड़ेगा। अब अगर अधिक से अधिक ऑपरेशन में रहेगा तो आप जानते हैं कि जब आपका वर्किंग कंडीशन में प्लांट होगा तो उस टाइम में तो आप किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस कर नहीं सकते हैं। अब अगर उस टाइम में मेंटेनेंस नहीं करिएगा और शेड्यूल जो आपका बना हुआ था वह शेड्यूल तो आपका गड़बड़ा गया, यहाँ फ़ायदा के चक्कर में आपने क्या किया, मेंटेनेंस का जो शेड्यूल था वो हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो बताइए हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, समझे बात को कि नहीं समझे, फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। कहता है कि द इंडस्ट्रीज आर रन टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। कोई भी इंडस्ट्री है वह क्या होता है, रन किया जाता है उस इंडस्ट्री को, किस लिए भाई, तो अधिक से अधिक वह फ़ायदा कमा सके, अधिक से अधिक वह प्रॉफिट गेन कर सके। सो टू मीट दी ऑर्डर इन ए शॉर्टर टाइम द प्लांट इज रन फॉर मोर आवर इन ए डे। अब कम समय में ऑर्डर को पूरा करने के लिए, ठीक है, कोई भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को कम समय में पूरा करने के लिए प्लांट को क्या होगा, अधिक से अधिक समय तक हमको ऑपरेशन में रखना पड़ेगा, फुल डे में, ठीक है जी, अधिक से अधिक समय तक हम ऑपरेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप अधिक टाइम तक अपने फैक्ट्री को रन करेंगे इट मीन्स कि उसमें जितना सारा मशीन लगा हुआ है उसको आप ऑपरेशन में रखेंगे तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होगा, अधिक होगा, और अधिक प्रोडक्शन होगा तो जो आपका ऑर्डर है कम समय में आपका पूरा किया जा सकता है। तो अगर आप प्रोडक्शन पे ध्यान दिए हुए हैं कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन करना है तो उस टाइम में तो मेंटेनेंस नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई मोटर आपका रनिंग कंडीशन में आप इसको ऑपरेशन में रख रहे हैं, या जनरेटर है या अल्टरनेटर है उसको आप मोटर को रनिंग कंडीशन में रखे हुए, तो अब रनिंग कंडीशन में हो तो उसको मेंटेन नहीं कर पाइएगा। तो बताइए अब जब आप रनिंग कंडीशन में रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप करना था लेकिन आपने उसको स्टॉप किया नहीं। अब अगर जिस टाइम में उसको स्टॉप करते उस टाइम में आप का जो भी मेंटेनेंस का शेड्यूल था उसको आप परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन आपने तो मशीन को स्टॉप किया नहीं। अब मशीन आपका रनिंग कंडीशन में है, अब जब रनिंग कंडीशन में तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस परफॉर्म कर नहीं सकते हैं, तो हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल क्या होगा, वह हमारा अफेक्टेड होगा। समझ में आया क्या बात। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, तीसरा पॉइंट है आपका एज ऑफ द, देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या था, एज ऑफ द मशीन। अब एज ऑफ द मशीन में क्या कहता है, एज माने आयु की बात कर रहे हैं हम लोग, समझिएगा कि अगर कोई भी इंडस्ट्री में आप मान लीजिए कि आपका फुल्ली रनिंग कंडीशन में रखे हुए हैं तो उसमें कोई भी डिवाइस जो भी लगा होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूसली रनिंग कर रहा होगा ऑर्डर को अचीव करने के लिए कम समय में। समझे बात को कि नहीं, कि कम समय में अधिक जो भी ऑर्डर है उसको अचीव करने के लिए आपका सारा का सारा इक्विपमेंट जो होगा क्या होगा, ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि उसी टाइम में आपका कुछ मशीन का पार्ट जो है वह जल गया या डैमेज हो गया, तो क्या होगा, उसको आप विच कैन नॉट बी मेंटेन, मतलब उसको आप फिर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इट मीन जो इफेक्टेड हो गया या डैमेज हो गया उसको मेंटेन तो नहीं कर सकते हैं। तो अब जब मेंटेन नहीं कर सकते तो हमारा क्या हो गया, जो शेड्यूल था वो इफेक्टेड हुआ। अब मेंटेन तो नहीं करिएगा, सीधा सीधा हमारे पास अगर कोई इक्विपमेंट जल गया तो क्या करोगे आप, वो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, उसको आप रिप्लेस करो, ठीक है, रिप्लेस करना पड़ेगा हमको। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब समझिए इसको कि क्या कहता है एज ऑफ द मशीन में, ड्यू टू कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ द मशीन सम पार्ट आर वॉर्न या बर्न। सम पार्ट जो होता है, मतलब अगर किसी भी मशीन को आप कंटिन्यूसली रनिंग कंडीशन में रख रहे हैं या कंटिन्यूसली आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं और उसी में कहते हैं कि कुछ पार्ट जो है उसका हो सकता है वाइंडिंग ही या फिर बेयरिंग वगैरह जो है उसका क्या होगा, जल गया है या घिस गया है या फिर डैमेज हो गया है, विच कैन नॉट बी मेंटेन्ड हैंस शेड्यूल इज अफेक्टेड। अब जो जल गया है या जो डैमेज हो गया हुआ मेंटेन नहीं किया जा सकता हुआ, उसका सीधा सीधा क्या होगा, आपका रिप्लेसमेंट ही सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये भी हमारा जो शेड्यूल था वह शेड्यूल भी हमारा क्या होगा, इफेक्टेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनफोर्सीन काउजेज में। देखिए क्या होता है, मान लीजिए अनफोर्सीन मतलब क्या होगा, जिसको कि आप देखे नहीं है, अनटाइमली कह सकते हो कि बिना बताए हुए कुछ वैसा हो गया, ठीक है, तो वही हो गया अनफोर्सीन काउजेज। बिना सीन मतलब हम नहीं जानते थे उसके पास में, ये प्रेडिक्टेड नहीं था और अनप्रिडिक्टेबल हो गया, वह मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे और वह हो गया, वही हमारा हो गया अनफोर्सीन काउजेज।
ठीक है। तो देखिए अनफोर्सीन कॉजेज में क्या होता है कि ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर कभी मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है या आग लग जाता है या कोई भी वर्कर हमारा क्या होता है कि मतलब वहाँ पे स्ट्राइक में है, मान लीजिए काम करना बंद कर दिया है कोई वर्कर, तो उस टाइम में हमारा क्या होगा, पूरा फैक्ट्री को शट डाउन करना पड़ेगा। और जब आप फैक्ट्री को शट डाउन करेंगे तब उस टाइम में भी आप किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह भी हमारा क्या हो गया, मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है उसको यह इफेक्ट करता है। ठीक है। अनफोर्सीन कॉजेज में हम लोग देखिए क्या डिस्कस कर रहे थे, ड्यू टू एक्सीडेंट फायर। ठीक है, समझिएगा, ड्यू टू एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के कारण या फिर फायर या आग लग जाता है, हालांकि देखिए ये फायर मतलब कहीं इंडस्ट्री में आग लग गया वह भी एक्सीडेंट में ही आएगा। वर्कर स्ट्राइक द वर्क इन इज ऑन होल्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। अगर मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई जो वर्कर है वह हड़ताल कर दिया, अब जब हड़ताल कर दिया और कुछ समय के लिए वह हड़ताल चला आपका, जिस समय के लिए हड़ताल, अब मान लीजिए उसी टाइम में आपका मेंटेनेंस शेड्यूल होना था, अब जब हड़ताल कर दिया तो हड़ताल के टाइम में तो आपका मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं होगा। अब जब मेंटेनेंस शेड्यूल नहीं होगा तो हमारा जो शेड्यूल था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। समझे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अनफोर्चुनेट कॉजेज में एक्सीडेंट हो गया या फायर हो गया या हड़ताल, वर्कर का हड़ताल जो है वह भी हमारा क्या होता है, आपके मेंटेनेंस शेड्यूल को इफेक्ट डालता है या डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, समझिए कि स्ट्रेटजी ऑफ अ न्यू मैनेजमेंट इन एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में कोई नया अगर मैनेजमेंट आता है तो उसका स्ट्रेटजी भी क्या करता है, आपका मेंटेनेंस शेड्यूल को डिस्टर्ब कर। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले कोई मैनेजमेंट हमारा काम कर रहा था, ठीक है, मान लेते हैं कि पहले हमारा कोई मैनेजमेंट वर्किंग कंडीशन में था तो वह अपने हिसाब से इंडस्ट्री को रन कर रहा था। अब जब वो अपने हिसाब से इंडस्ट्री को रन कर रहा है तो उसके हिसाब से हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल भी रहा होगा कि हाँ किस किस टाइम पे वह मशीन को ऑपरेट कर रहा है और किस टाइम पे हमको मेंटेनेंस वर्क करना है। अब वही काम, वही मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमारा क्या हो गया कि न्यू मैनेजमेंट आ गया। अब न्यू मैनेजमेंट जो आया वह अब क्या करेगा, वह अपने हिसाब से सारा इंडस्ट्री को रन करवाएगा। ठीक है, कि हाँ वो जो समय होगा, वह टाइमिंग जो होगा, वह सब कुछ क्या किया, चेंज कर दिया। तो अब जब यह नया टाइमिंग या नया शिफ्ट बनाएगा तो इसमें हमारा जो मेंटेनेंस शेड्यूल पहले किया हुआ था वही मेंटेनेंस शेड्यूल तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे अगर वह मेंटेनेंस शेड्यूल अप्लाई नहीं होता है तो हमारा इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो मेंटेनेंस का शेड्यूल था वह भी हमारा प्रभावित होगा। समझना इसको इस तरह से। समटाइम्स द मैनेजमेंट इज चेंज्ड इन द इंडस्ट्री। कुछ समय ऐसा होता है कि मतलब हर हमेशा सेम मैनेजमेंट तो नहीं रहता है, जैसे कि जो भी हमारा इंचार्ज होगा वह हमारा बदलते रहता है। some section have to be shut down and some section have to be run for more time as per the new management decision। तो जब पहले इंडस्ट्री में जो पुराना मैनेजमेंट था वह अपने हिसाब से इंडस्ट्री को रन कर रहा था, कुछ इक्विपमेंट को कम रन कर रहा होगा, कुछ इक्विपमेंट को अधिक टाइम के लिए रन कर रहा होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और कुछ इक्विपमेंट को वह उसने क्या किया होगा, शट डाउन भी कर दिया होगा। लेकिन जब नया मैनेजमेंट आएगा तो वह क्या करेगा, अब अपने हिसाब से इंडस्ट्री को रन करेगा। ठीक, तो वही कहता है कि समटाइम्स द मैनेजमेंट इज चेंज इन द इंडस्ट्री, सम सेक्शन हैव टू बी शट डाउन। कुछ सेक्शन को क्या किया गया, हो सकता है शट डाउन कर दिया गया है। एंड सम सेक्शंस हैव टू बी रन फॉर मोर टाइम एज पर न्यू मैनेजमेंट डिसीजन। जो नया मैनेजमेंट था उसके डिसीजन के हिसाब से क्या होगा कि कुछ जो सेक्शन था हमारा उसको फुल्ली टाइम पे या अधिक समय तक उसको क्या करना है, रन करना है। तो अब जब रन करेगा तो उस टाइम में फिर हमारा क्या होगा, दोनों के बीच में, पुराना मैनेजमेंट से लेके नया मैनेजमेंट के बीच में हमारा क्या होगा, इफेक्ट होगा हमारा शेड्यूल। ठीक है, तो जो भी हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल होगा, यहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस शेड्यूल जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रभावित होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आप कह सकते हैं कि फेल्योर ऑफ द मशीन। अगर मशीन हमारा फेल कर जाता है तो उस टाइम भी हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस शेड्यूल प्रभावित होगा। बोलिए कैसे। अगर मान लीजिए कि कोई मशीन हमारा ऑपरेटिंग कंडीशन में था, ठीक है, अब वह फॉल्ट हो गया। अगर वह फॉल्ट हो गया इसका मतलब ये होता है कि हमारा मशीन शट डाउन हो गया। अब जब शट डाउन हो गया तब तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा
फॉल्टी पार्ट होगा उसको आइसोलेट करके हमको फिर से फॉल्टी पार्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई के लिए हमको क्या करना है, रिपेयर करना है, ना कि मेंटेनेंस का शेड्यूल हमको करना पड़ेगा। तो जो मेंटेनेंस शेड्यूल किया हुआ था वो तो नहीं हो पाया। यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, तो जो हमारा मशीन फॉल्टी हो गया था या उस में क्या फॉल्टी पार्ट था, उस फॉल्टी पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेक्टिफाई कर रहे हैं। क्लियर, समझे? तो ये आपका क्या था, जो भी इफेक्ट था, फैक्टर था, वह फैक्टर जो कि हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल को प्रभावित कर रहा था। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो है तो आप सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा प्ले करके, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा आपको कि हाँ कैसे कैसे कोई भी हमारा मेंटेनेंस का शेड्यूल जो होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो होगा वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।